अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नरेश गोयल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नरेश गोयल। अच्छा, क्लास नाइन्थ का आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले मेरे ख्याल से क्लास नाइन्थ की कुछ 4-5 वीडियोस मैंने अपलोड की थी पहले मेरे चैनल के ऊपर। तो लेकिन उस वाइट बोर्ड पे पढ़ाना मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल ऐसी कोई प्लेस नहीं है जहाँ पर मैं प्रॉपर वाइट बोर्ड का सेटअप करूँ या लाइटिंग वगैरह का सेटअप करूँ। तो आई थिंक ये जो आइडिया है ये उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें स्टूडेंट के सामने पूरा पीडीएफ खुला हुआ होता है बुक का और उसको एक एक लाइन इस चैप्टर की क्लियर हो रही होती है। और यहाँ पे कोई चीज़ अगर हम ड्रा करना चाहें, कुछ लिखना चाहें, एनिमेशन अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ डायरेक्ट गूगल से यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छा मेथड होगा आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए कि हम थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को जो है वो यूज़ करके अपनी पढ़ाई को जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमारा नाइन्थ के अंदर जो पहला चैप्टर है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब देखें, ये वो चैप्टर है जहाँ से आपकी बायो का आगाज़ होता है, बायो आपकी स्टार्ट होती है क्योंकि इससे पहले आप बायोलॉजी नहीं पढ़ते, क्लास 8 तक आप साइंस पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, इस ये जो चैप्टर है ना, आप इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इसमें आप बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे और बायोलॉजी की यूँ समझिए कि जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है कि भाई बायोलॉजी सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये वर्ड कहाँ से आया है, बायोलॉजी के अंदर हम किन किन ब्रांचेस के अंदर या किन किन चीज़ों के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं और बेसिकली क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बायो के अंदर पढ़ी जाती है, बायो की इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत सारी बातें इंशाल्लाह आपको पता लगेगी इस चैप्टर के अंदर। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काइंडली पे अटेंशन टू टेक दिस लेक्चर। ठीक है। इंशाल्लाह ये जो है ये मेजर कॉन्सेप्ट है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत में ये लिखा हुआ होगा कि भाई इस चैप्टर के अंदर आपको ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो मैं आपको ये बता देता हूँ जल्दी जल्दी से। इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी देखेंगे, डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी देखेंगे। इसी तरह रिलेशन है बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ, कुरान जो है वो क्या कहता है लाइफ के या बायोलॉजी के बारे में। इसी तरह लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस चैप्टर के बारे में हम कवर अप करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, ये चैप्टर अब मेरा ये मानना है कि नाइन्थ मैट्रिक के जो बुक्स हैं वो इतने डिटेल में नहीं है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर एंड इंटर। तो अगर मैं इसका एक-एक टॉपिक डेली पढ़ाऊँ तो वो बहुत ज़्यादा आई थिंक देर हो जाएगी उसमें। तो मेरा ये मानना है कि इस पूरे चैप्टर को यानी कि नाइन्थ और मैट्रिक के जितने चैप्टर्स हैं उनको मैं पार्ट्स में डिवाइड करूँगा कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। मेरा ये अभी तक माइंड है कि मैं हर चैप्टर को 4 पार्ट के अंदर जो है वो कवर करूँ। लेकिन मे बी कोई ऐसा चैप्टर लेंथी हुआ तो उसके 5 पार्ट भी हो सकते हैं, लेकिन 5 पार्ट्स जो हैं वो मैक्सिमम है। अच्छा, फिर आप अपना टॉपिक कैसे ढूँढेंगे? तो आप बेसिकली जब उन पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 जितने भी पार्ट्स वाली वीडियोज़ हैं, उसमें अगर जाएँगे तो इंशाल्लाह आपको अपने टॉपिक की समझ आ जाएगी कि आपका वो टॉपिक किस पार्ट में जो है वो रखा हुआ है। ठीक है? तो ये जी आ गए हम अपने पहले पेज पर। अच्छा, ये जो आपको ये रेड कलर में जितनी भी मार्किंग दिख रही है ना, ये असल में इससे पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी सारी की सारी, लेकिन उसमें माइक मेरा नहीं चल रहा था तो मेरी सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो गई। सॉरी फॉर दिस। ये मैं कोशिश करता हूँ जो चीज़ें अगर हो सका तो इसको मैं मिटा देता हूँ और आपको साथ साथ समझाता भी हूँ। ठीक है, जैसे ये जो मैंने रेड में लिखा हुआ है इसको फ़िलहाल मिटा देते हैं। अ, अब क्योंकि अब मैं इनको मिटाने जाऊँगा ना तो ये जो मैंने हाइलाइट किया हुआ है वो भी मिट जाएगा। खैर, इसको आप इग्नोर करें और इसको समझने की कोशिश करें। देखिए बेटा, क्लास 8 तक आप जो है वो एक सब्जेक्ट पढ़ते थे जिसको हम साइंस कहते थे। ठीक है। अब साइंस में क्या होता है कि साइंस में आपको बायो भी पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है और फिज़िक्स भी आपको जो है वो साइंस में पढ़ाई जाती है। यानी कि आपके तीनों के तीनों जो सब्जेक्ट है ना वो आपको इसी साइंस की एक बुक में क्लास 8 तक जो है वो पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो आप साइंस पढ़ रहे थे ना, साइंस वर्ड निकला है साइंशिया से। साइंशिया खुद एक लातीनी ज़ुबान का वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो क्लास 8 तक आप जो साइंस पढ़ रहे थे वो असल में साइंशिया वर्ड से निकली हुई है साइंस, जिसका मतलब होता है नॉलेज। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया इसी साइंस के अंदर आपको बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स तीनों चीज़ें पढ़ाई जाती थी एक ही बुक के अंदर। लेकिन जब बच्चा
नाइन्थ में आ जाता है ना, तो ये बायो केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो है उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ाना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए बायो केमिस्ट्री और फिज़िक्स की बुक जो है वो अलग अलग हो जाती है। तो यही आपका रीज़न है कि अब नाइन्थ के अंदर आप बायो की पूरी अलग बुक पढ़ते हैं, केमिस्ट्री की पूरी अलग पढ़ते हैं और फिज़िक्स की पूरी अलग पढ़ते हैं। साइंस की अगर बात करें, साइंस दो तरह की होती है, एक हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस होती है, एक हमारे पास फिजिकल साइंस होती है। जो बायोलॉजिकल साइंस होती है उसके अंदर जो है वो जूलॉजी होती है, बॉटनी होती है और माइक्रोबायोलॉजी होती है, यानी पूरी की पूरी जो बायोलॉजी है ना उसको मिला के वो जो पढ़ी जाती है वो बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ी जाती है। इसी तरह हमारे पास जो फिजिकल साइंस होती है वो उसके अंदर आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बुनियादी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई बायो असल में हम क्यों पढ़ रहे हैं नाइन्थ में आकर, जबकि 8 क्लास तक तो हमने बायो को नहीं पढ़ा। बायो को बेसिकली आपने पढ़ा था लेकिन वो साइंस के अंदर पढ़ा था, आपने बायो की अलग बुक नहीं पढ़ी थी क्लास 8 तक। ऑलराइट, तो इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। देखें, सबसे पहले बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी एक ब्रांच है नेचुरल साइंस की, जिसके अंदर आप स्टडी करते हैं लिविंग बींग्स के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा समझना कि इन्होंने लिखा है कि लिविंग बींग्स के बारे में स्टडी करना। हाँ, ये बात सही है कि बायो के अंदर हम लिविंग बींग्स के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि जो हमारे पास ये डीएनए होता है, क्या डीएनए को आप बायो में नहीं पढ़ते? डीएनए को भी बायो में पढ़ा जाता है। इसी तरह हमारे पास कुछ दूसरे बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है वो प्रोटीन होती है, हमारे पास लिपिड होते हैं, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इन सब को जो है वो बायो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें, हालांकि ये चीज़ें जानदार नहीं है लेकिन इनको भी बायो में पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि बायो की डेफिनेशन को हम यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स as well as the study of those non-living components which are associated with life। के बायोलॉजी जो होती है ना उसके अंदर जो जानदारों के बारे में तो पढ़ा जाता है, लेकिन ऐसी चीज़ों के बारे में भी पढ़ा जाता है जिनका डायरेक्टली ताल्लुक होता है किसके साथ, ज़िंदगी के साथ या जानदारों के साथ, जो कि एसोसिएटेड होती हैं जानदारों के साथ, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपने यहाँ पे करेक्शन कर लेनी है। और बायोलॉजी हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में मुख्तलिफ होते हैं शेप में, साइज में और बनावट में, कंपोजिशन में। ये जो बायोलॉजी का वर्ड है ना ये एक ग्रीक लैंग्वेज यानी यूनानी ज़बान से लिया गया है। इस वर्ड को अगर मैं बीच में से ब्रेक करूं तो एक आपके पास निकलेगा बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ, इन्होंने लाइव लिखा है। इसी तरह लाइव भी सही है। इसी तरह दूसरा जो वर्ड होता है वो होता है लोजी या लोगोस, जिसका मतलब होता है स्टडी करना, ठीक है। इन्होंने लिखा है थॉट करना, रीजनिंग करना, या यहाँ पे अगर आप ये लिखें कि भाई स्टडी करना, तो ये सारी की सारी चीज़ें सेम है, ठीक है, स्टडी करना। तो ये होगी बायो। अच्छा, सिंपल वर्ड्स में आपसे पूछे कि व्हाट इज बायोलॉजी, तो आप बोलेंगे बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। अगर कोई थोड़ा डिटेल में पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द स्टडी ऑफ दोज नॉन लिविंग कंपोनेंट विच आर एसोसिएटेड विद लाइफ। ठीक है बेटा, वो आपके ऊपर है कि आप किसी भी चीज़ को कितना डिटेल में जो है वो जाकर लिखते हैं। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 2-4 लाइनें उसमें अपनी भी ऐड कर सकते हैं। आप क्लास 9th के अंदर आकर बेसिकली बोर्ड के पेपर देते हैं, और बोर्ड के पेपर जब आप देते हैं तो बोर्ड में यही होता है कि जितना अच्छा और जितना डिटेल में आप लिखेंगे उतनी ही आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की जो है वो प्रोबेबिलिटी होती है। सही है। इसको थोड़ा सा मैंने ये मिटा दिया ताकि ये आपको सही से समझ में आ जाए। अब देखें, ऊपर हम एक चीज़ पढ़कर आए कि बायोलॉजी जो होती है वो लाइफ की स्टडी होती है। अब एक बड़ा मज़ेदार सवाल आपकी बुक में पूछा गया है कि व्हाट इज़ लाइफ। अच्छा ठीक है, वो बुक वाले कह रहे हैं कि आपने ये बता दिया बायोलॉजी स्टडी है लाइफ की, तो हमें ये बताओ कि लाइफ क्या है। देखें, ये लाइफ क्या है, व्हाट इज़ लाइफ, ये एक ऐसा सवाल है जिसको इतनी आसानी से इसका जवाब दिया नहीं जा सकता। वो ऐसे कि अब व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है, इसका जवाब अगर मैं आपको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से दूँ, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको दूँ, तो किसी भी मज़हब परस्त अगर आप उससे पूछेंगे, मजहबी बंदे से पूछेंगे कि भाई ज़िंदगी क्या है, तो वो बोलेगा कि ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक तोहफ़ा है, एक इनाम है, जो कि गलत नहीं है। लेकिन ये बात जो है ना एथियस्ट नहीं मानेंगे। एथियस्ट ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी भी अल्लाह, भगवान, खुदा को नहीं मानते। तो एथियस्ट बोलेंगे नहीं भाई, ये जो तुम डेफिनेशन बता रहे हो ये तो तुम्हारे रिलीजन के मुताबिक है, लेकिन एक्चुअल में हम नहीं मानते इस चीज़ को। तो ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग सा सवाल है। तो बुक वालों ने भी यही लिखा है कि भाई लाइफ
कैन नॉट बी डिफाइन प्रॉपरली। ये एक ऐसा सवाल है जिसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, हमारे पास कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ये जितनी भी नीचे 9 प्रोसेस आपकी बुक में लिखे गए हैं, इनको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो आपकी बुक वाला कहता है कि भाई लाइफ प्रोसेसेस को देखकर हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम ये वाज़े कर सकते हैं कि कौन से हमारे पास जानदार है, कौन से नहीं है। यानी कि ये जितनी भी फंक्शंस 9 लिखे हुए हैं, वो ये फंक्शन कोई ना कोई जानदार परफॉर्म करेगा, कोई गैर जानदार ये फंक्शंस जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। बड़े आसान सी ये चीज़ें हैं। आई होप आपने साइंस अगर अच्छे से पढ़ी हुई है तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, एक दो को छोड़ के। डाइजेशन क्या होती है? बड़ा सिंपल है कि हमारे खाने के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाना, सिंपल, ये हमारे पास डाइजेशन कहलाता है। अच्छा, फिर रेस्पिरेशन क्या होती है? देखें, यहाँ पे बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं। बच्चे कहते हैं कि हवा का नाक के ज़रिए अंदर और बाहर आना जाना वो कहलाता है रेस्पिरेशन। नहीं, वो कहलाता है ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन क्या होता है कि ये जो खाने का टुकड़ा मॉलिक्यूल जो पीछे डाइजेशन में टूट कर आया है, इसके साथ जो है वो किसका, इसके साथ जो है वो ऑक्सीजन का मिल जाना, और ऑक्सीजन के मिलने से यहाँ से जो है वो एनर्जी का निकलना, ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करिएगा। मेरे पास अभी मैं टच पैड जो लैपटॉप का है वो यूज़ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इन फ्यूचर ऐसी कोई चीज़ ले लूँगा जिससे राइटिंग बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो आप जस्ट मेरे वर्ड्स को समझे, इस कॉन्सेप्ट को समझे, इंशाल्लाह आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह तीसरी चीज़, जो तीसरा लाइफ प्रोसेस है यहाँ पे, वो है मेटाबॉलिज्म। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर ना जितने भी ये केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इन सब को मिला के हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। कुछ चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर बन रही होती हैं, कुछ चीज़ें टूट रही होती हैं, इन सबको मिला के हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म भी ज़ाहिर है जो जानदार होगा वही करेगा। मूवमेंट क्या होता है? हरकत करना, ठीक है। ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना। डेवलपमेंट का मतलब, अच्छा, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों का मतलब ये होता है कि बढ़ना। लेकिन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा जानदार है जिसके पेट में कोई एम्ब्रियो है, कोई औलाद है जो कि बड़ी हो रही है, तो असल में डेवलपमेंट हम उसके बड़े होने को कह रहे हैं। और ग्रोथ यानी नॉर्मली एक कोई भी जानदार इस दुनिया में आ गया और उसके बाद वो जो है वो बड़ा हो रहा है, ठीक है। आपको एक और मिसाल देता हूँ कि एक बच्चा पैदा हो चुका है, इस दुनिया में आ चुका है, तो अब वो जब बड़ा हो रहा है तो वो उसकी ग्रोथ कहलाएगी। लेकिन एक ऐसा बेबी जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, जो कि 9 महीने माँ के पेट में बड़ा होता है, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह एक्सक्रीशन क्या होती है? हमारे ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है और उसके अंदर से जितना भी वेस्ट होता है उसको यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से निकालना, यह प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीशन। इरिटेबिलिटी क्या होता है? ये वर्ड निकला हुआ है इरिटेबल से, किसी को तंग करना, किसी को परेशान करना। तो यहाँ पे असल में होता ये है कि कोई भी एक जानदार है, उसकी बॉडी में अगर इरिटेबिलिटी आ गई किसी भी वजह से, ठीक है, तो वो उसके नतीजे में जो है वो क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, इरिटेबिलिटी, आप वैसे ही किसी इंसान को, किसी जानदार को अगर टच करेंगे या उसको मारेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसको वो चीज़ महसूस होगी, वो उसके नतीजे में रिस्पॉन्स करेगा। या तो वापस आपको ठोक देगा, या तो वो रास्ता छोड़ के चला जाएगा, कुछ भी करेगा लेकिन कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। या इरिटेबिलिटी उसके बॉडी के अंदर खुद ब खुद भी आ सकती है, उसके सेल्स के अंदर भी आ सकती है। अगर उसको लेट्स से कि उसको उसके सेल के अंदर कोई फॉल्ट हो गया, या उसके सेल के डीएनए में कोई फॉल्ट हो गया, तो वो ज़ाहिर है उसके वो सही से जो है वो बैठ नहीं पाएगा, वो कोई ना कोई ऐसा रिस्पॉन्स करेगा, उसको कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो सकती है, ठीक है। वही अगर एक गैर जानदार चीज़ है, आप उसको कितना भी इरिटेबल करें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिप्रोडक्शन क्या होता है? बड़ा आसान है। रिप्रोडक्शन में ये होता है कि कोई भी एक जानदार है, वो अपने जैसा दूसरा जानदार जब बना ले, इस प्रोसेस को हम जो है वो रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी 9 प्रोसेस अभी मैंने आपको समझाए, ये वो प्रोसेसेस हैं जो कि एक जानदार करेगा लेकिन एक गैर जानदार कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मैं कहता हूँ पहले ये पढ़ लें, आप डिविजन्स पढ़ लें पहले, ठीक है। अब देखें, बायो एक बहुत बड़ा और मेजर सब्जेक्ट है। तो बायो को खुद को जो है वो 3 डिविजन्स में डिवाइड किया गया ताकि हमें पढ़ने में थोड़ी आसानी हो, ताकि जानवरों को एक साइड पे पढ़ा जाए, पौधों को एक साइड पे पढ़ा जाए, और ऐसे जानदार जो कि बहुत छोटे हैं, जो कि हमारी आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, उनको भी जो है वो एक तरफ किया जाए, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो हमारे पास उसकी वो है डिवीज़न है, वो कहलाती है जूलॉजी।
जूलॉजी क्या होती है, ये भी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। असल में जो वर्ड होता है वो जून होता है, और जून का मतलब होता है एनिमल्स। ठीक है, ये यहाँ पे बोल्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। जून का मतलब होता है एनिमल्स, एंड अगेन लॉजी या लोगोस, ये वर्ड जब भी आ जाए ना बायो में, लॉजी या लोगोस, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि स्टडी की बात हो रही है। आपकी बुक में कभी थॉट लिखा हुआ आएगा, कभी डिस्कोर्स लिखा हुआ आएगा, कभी नॉलेज लिखा हुआ आएगा, कभी स्टडी लिखा हुआ आएगा। जो आपको आसान लगे वो आप समझ लें, लेकिन मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि स्टडी आप इसको पढ़ लें। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में जूलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसी तरह अगली जो डिवीजन है वो है बॉटनी। बॉटनी भी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड था, ब्यूटेनी, जिसका मतलब होता है प्लांट्स, और लॉजी का मतलब होता है नॉलेज, सो इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी इसकी तीसरी डिवीजन है बायोलॉजी की। अब नाम से पता लग रहा है कि द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। हमारे पास कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस। अब इस तरह के ये जो जानदार होते हैं ना, इनकी स्टडी जिस डिवीजन में की जाती है वो डिवीजन हमारे पास कहलाती है माइक्रोबायोलॉजी। और याद रखिएगा, जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे इनको हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। बिना माइक्रोस्कोप के हम इनको नहीं देख सकते, और इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हम उसी लिए कहते हैं ताकि इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, डिविजन्स तीन ही थी जो कि हमने पढ़ ली। अब हम ज़रा बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की। ठीक है, तो हम आपकी बुक में जो है वो 15 ब्रांचेस दी गई हैं। उन 15 ब्रांचेस को हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये ब्रांचेस भी बड़ी आसान है। अच्छा, ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस तरह एक बहुत बड़ा दरख्त होता है, और उस ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे दूँ। ये एक अगर दरख्त है, ठीक है ना, तो एक दरख्त की जो है वो अलग अलग शाखें होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, ताकि ये दरख्त पूरा फैल जाए इसके अंदर, जो है वो इतनी ज़्यादा, मतलब कि आसान हो जाए चीज़ें, कि अगर मिसाल की बात है आपसे कोई डायरेक्टली पूछे कि भाई इस दरख्त का वो क्या है, ब्रांच कौन सी है, टहनी कौन सी है, तो आप वो बता दें। इसका स्टेम कौन सा है तो वो आप बता दें, चीज़ों को आसान करने के लिए। इसी तरह बायो भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसकी भी ब्रांचेस बनाई गई हैं ताकि हर ब्रांच के अंदर कुछ खास तरह की स्टडी की जाए, ताकि लोगों को पहले से ही पता लग जाए। मिसाल की बात है, कोई एस्ट्रोलॉजी अगर पढ़ने जा रहा है तो उसको इसकी डेफिनेशन से ही पता लग जाए कि असल में मैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर पढ़ूंगा क्या। ठीक है, इस तरह से ये 15 ब्रांचेस बायो की बनाई गई हैं। इंशाल्लाह हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जितनी भी ब्रांचेस है ना, एक चीज़ आप नोट करिएगा, हर ब्रांच के शुरू में या तो ये GR लिखा हुआ आएगा, या तो ये L लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब ये GR या L का मतलब क्या है? GR का मतलब होगा कि ये ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, L का मतलब होगा ये लैटिन वर्ड से निकला हुआ है। अच्छा, बायो में बार बार ये वर्ड्स क्यों आ रहे हैं, ग्रीक वर्ड्स और लैटिन वर्ड्स? तो याद रखना कि हमारे पास पुराने दौर के जितने भी बायोलॉजिस्ट थे वो या तो ग्रीक बायोलॉजिस्ट थे, या तो वो लैटिन लातिन में लैटिन के जो है वो रहने वाले थे, लातीनी ज़बान बोलने वाले थे। ठीक है, तो इसीलिए अब ये जितने भी नाम हैं उनकी लैंग्वेजेस में जो है वो लिखे गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी उन्हीं की जो है हमारी बायोलॉजी में है। मुस्लिम साइंटिस्ट की भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन बायो के बहुत सारे कॉन्सेप्ट का जो आगाज़ हुआ है, जो बुनियाद हमें दिया गया है, वो ज़्यादातर ग्रीक और हमारे पास लैटिन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे पास पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। इसमें बार बार लॉजी आ जाएगा, तो मतलब इसका क्या समझेंगे आप कि स्टडी की बात हो रही है। मॉर्फोलॉजी ये एक ग्रीक वर्ड मॉर्फ है। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, बन जाना। ठीक है, इसका कलर थोड़ा चेंज कर दूँ, रेड कलर कर देता हूँ। ठीक है, और लोगोस का मतलब क्या मैंने बताया था, स्टडी कह लें आप, डिस्कोर्स कह लें, कुछ भी कह लें। तो द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखें, कोई भी जानदार है, उसकी एक्सटर्नल फॉर्म को जब आप स्टडी कर रहे हैं कि वो बाहर से कैसा दिखता है, तो वो चीज़ आपके पास कहलाएगी मॉर्फोलॉजी। मिसाल की बात है, एक आपके पास जो है वो फ्रॉग है, उस फ्रॉग की स्किन का कलर, उसकी स्किन का टेक्सचर, उसका साइज़, उसका ऑल ओवर वेट। ठीक है, और ये जितनी भी चीज़ें हैं जो आप एक्सटर्नली उसको देख कर बता सकते हैं, ये सारी की सारी असल में आप फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी कह रहे हैं। इसी तरह कोई आपसे पूछे कि आप अपनी मॉर्फोलॉजी बताएं, तो आप अपनी मॉर्फोलॉजी में अपना
स्किन का कलर बता सकते हैं, स्किन का टाइप बता सकते हैं, आप अपनी आईज़ का कलर बता सकते हैं, ठीक है, आप अपने हेयर का टेक्सचर बता सकते हैं, हेयर का टाइप बता सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी बेसिकली जो आप एक्सटर्नली किसी को देख करके बता सकें वो आपकी वो उस चीज़ की मॉर्फोलॉजी कहलाती है, ठीक है। एनाटमी हमारे पास अलग इसके बाद जो दूसरे नंबर पे ब्रांच है वो आती है। एना का मतलब होता है पार्ट, ठीक है, और टॉम या टॉमी का मतलब होता है कटिंग। तो असल में ये दोनों आपस में थोड़ी सी अपोजिट मैं इनको समझता हूँ, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में आप एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और इसके अंदर आप इंटरनल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो आप किसी भी जानदार के जब इंटरनल ऑर्गन्स को पढ़ते हैं ना, तो उस चीज़ को बेसिकली एनाटमी कहा जाता है। और ज़ाहिर है जब आप किसी भी इंसान का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको जो है उसको कट करना पड़ेगा। मिसाल की बात है, अगर आप किसी की किडनी देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले उसकी स्किन को कट करना पड़ेगा। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि इंटरनल पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम ओपन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगली जो चीज़ है हमारे पास वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी भी आपको नाम से ही पता लग रही है कि भाई इसके अंदर जो है हम किसकी स्टडी करेंगे, द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनली। देखिए हमारे पास एक सेल होता है, लेट्स से ये हमारे पास एक सेल है, और सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं सेल के अंदर जितने भी हिस्से होते हैं ना, इनको आप ऑर्गेनली कहते हैं, ये जो वर्ड लिखा हुआ है। अगर एक हिस्से की बात हो रही है तो वो कहलाएगा ऑर्गेनली, अगर बहुत सारे हिस्सों की बात हो रही है तो वो कहलाएगा ऑर्गेनलीज, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपने ध्यान में रख लेनी है। चौथी इसकी जो ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। ना हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू। अब ये वो टिश्यू नहीं है जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, असल में ये अगर एक सेल है तो ऐसे बहुत सारे सेल, एक मिनट, ये अगर एक सेल है तो ऐसे बहुत सारे सेल अगर आप आपस में मिला दें तो ये एक जो है वो ये जो अब कंडीशन कहलाएगी, ये एक टिश्यू कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, तो हिस्टोलॉजी के अंदर बेसिकली हम स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ पढ़ते हैं, और वो स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ प्लांट के अंदर, मतलब कि टिश्यूज़ प्लांट के अंदर भी होते हैं और टिश्यूज़ हमारे पास जो है वो एनिमल्स के अंदर भी होता है। तो ये चीज़ भी आपने जो है वो याद रख लेनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी क्या होती है भाई? द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए कोई भी एक जानदार है वो किस तरह से काम करता है, उसके फंक्शंस क्या है। अब फंक्शन से मुराद ये है कि वो खाना भी हजम करता है, वो उसकी बॉडी में ब्लड भी सर्कुलेट करता है, ठीक है, उसकी बॉडी में इसके अलावा वो ग़िज़ाइयत भी हासिल करता है, न्यूट्रिशन भी होती है। तो ये जितने भी फंक्शन है ना एक किसी भी जानदार के, वो फंक्शन की स्टडी जो हम करते हैं वो करते हैं फिजियोलॉजी में, ठीक है। और इनके जो एक्सपर्ट होते हैं उनको फिजियोलॉजिस्ट कहते हैं। अगली जो हमारे पास नंबर 6 पे ब्रांच है वो है टैक्सोनॉमी। अब टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, तरतीब देना, और नोमोस का मतलब होता है नेम, ठीक है, किसी भी चीज़ को तरतीब देना और उनका नाम वगैरह रखना, ये चीज़ हमारे पास टैक्सोनॉमी कहलाती है। मैं आपको मिसाल देके समझाता हूँ, देखें, लेट्स से ये एक स्कूल है जिसके अंदर 8 क्लासरूम है, ये 4 ऊपर और 4 नीचे। अब इन 8 क्लासरूम में ये क्लास फर्स्ट है, ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है, ऐसे करते 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 क्लास 8वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं पूरे इस स्कूल के अंदर। तो कहीं न कहीं स्कूल के अंदर भी हमने टैक्सोनॉमी की हुई होती है कि भाई अगर ये क्लास 1 है तो यहाँ पे सिर्फ क्लास 1 के बच्चे बैठेंगे और उसका एक अलग से नाम दिया गया है। यहाँ पर क्लास 2 और उसके बच्चे बैठेंगे, उनका अलग से नाम दिया गया है। तो मतलब इनकी भी हमने अरेंजमेंट की हुई है, इनकी ग्रुपिंग की हुई है, इनको नाम दिया हुआ है। ऐसा हमने क्यों किया हुआ है? क्योंकि अ, हम इनको पहचान सकें, हम इनकी स्टडी करवा सकें सही से। अगर आप क्लास 2 के बच्चे और क्लास 8 के बच्चे साथ में बिठा देंगे तो जो टीचर आके लेक्चर देगा वो ना इनको समझ में आएगा ना इनको समझ में आएगा। अगर क्लास सेकंड वालों के लेक्चर अगर टीचर देने लग जाए
तो क्लास 8वीं के बच्चों को जो है वो या तो बोर हो जाएंगे वो, या तो वो उनको समझ में नहीं आएगा। इसी तरह इनके लेक्चर उनको प्रोवाइड किए जाएं तो ये बातें उनको समझ में नहीं आएगी। तो इसी तरीके से क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे जानदार होते हैं जिनके हम जो है वो नेम ग्रुप्स देते हैं, उनको नाम देते हैं, उनको अलग अलग करके रखते हैं ताकि हम उनकी स्टडी कर सकें सही से। हमें पहले से ही पता लग जाए कि भाई फ़लाँ ग्रुप में जो है वो फ़लाँ अ अ अ, तरह का जानदार बैठा होगा। तो अगर तो हम उसी को ही ढूँढने जा रहे हैं तो हम उसी क्लास में, उसी ग्रुप में जाएँगे, अदरवाइज़ नहीं जाएँगे। ठीक है? अगली जो हमारे पास ब्रांच है वो है जेनेटिक्स। ये भी हमारे पास एक ग्रीक वर्ड था जेनेसिस, जिसका मतलब होता है डिसेंट या ओरिजिन, मतलब कि किसी भी चीज़ का आगाज़ कैसे हुआ है। ठीक है? असल में होता ये है कि अ, इसके अंदर ना, जेनेटिक्स के अंदर हम हेरिडिटी की स्टडी करते हैं। अब ये हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक मेल और एक फीमेल, यानी ये जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के कुछ करेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं उनके बेबी के अंदर। इसी चीज़ को जो है हम हेरिडिटी कहते हैं। अब कौन से करेक्टर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं? देखिए बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं। उनकी हाइट भी एक करेक्टर है, उनके बालों का कलर भी एक करेक्टर है, उनके बाल अगर कर्ली हैं, बच्चों में भी वही कर्ली बाल हो रहे हैं तो वो भी एक तरह का करेक्टर है। बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स हैं जो माँ-बाप से बच्चों की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं, उस चीज़ को हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है? और हेरिडिटी की जो स्टडी हम करते हैं वो जेनेटिक्स के अंदर करते हैं। तो 8वें नंबर पे हमारे पास जो ब्रांच है वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब अगेन मैंने बताया था कि इसके अंदर, पहले भी मैंने बताया था कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या फ़र्क है, अभी पीछे मैं बता कर आया हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको दोबारा बता देता हूँ क्योंकि ये हमारी ब्रांच में भी आ गई है अभी। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि ऐसा बेबी जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, माँ के पेट के अंदर या कोई और जानवर है उसके पेट के अंदर, तो उसको हम एम्ब्रियो का नाम देते हैं। ठीक है? तो एम्ब्रियो ये एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर फॉर्मेशन, यानी कि वो एम्ब्रियो बनता कैसे, और डेवलपमेंट और वो बड़ा कैसे होता है, ये चीज़ें हम जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है? अगली ब्रांच है हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जिसके अंदर हम रिलेशनशिप देखते हैं जानदारों का गैर जानदारों के साथ, और उनके असरात एक दूसरे के ऊपर हम देखते हैं। ठीक है? जैसे सूरज एक जानदार चीज़ है, पौधे एक जानदार चीज़ है, आपको पता है उनके बहुत सारे ताल्लुकात हैं आपस में, फोटोसिंथेसिस वगैरह करवाना, बहुत सारी चीज़ें। पैलेंटोलॉजी क्या होती है? इसके अंदर हम द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। देखें पुराने किसी दौर में अ, जो है वो डायनासोर्स हुआ करते थे। हमें कैसे पता लगा कि भाई पुराने दौर में इस तरह के खतरनाक चीज़ें या जानवर जो हैं वो पाए जाते थे। तो असल में हमें जो है वो उनके फॉसिल्स मिले, उनके कुछ निशानात मिले, जिनकी स्टडी करने के बाद हमें ये पता लगा कि भाई वाक़ई डायनासोर के जैसे खतरनाक जानवर जो है वो किसी दौर में होते थे पहले। ठीक है? तो निशानात की मदद से किसी भी पुरानी ज़िंदगी को पहचानना, उसकी स्टडी करना कहलाता है पैलेंटोलॉजी, और इनके जो एक्सपर्ट होते हैं उनको अगेन कहते हैं पैलेंटोलॉजिस्ट। ठीक है? अगली हमारे पास जो ब्रांच है वो है बायोटेक्नोलॉजी। ये भी बहुत आसान है। इसको अगर मैं बीच में से ऐसे काट दूँ तो बायो का मतलब होता है लाइफ, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्निक्स को इस्तेमाल करना बायो के अंदर। ठीक है? इसमें हम क्या करते हैं? मैनिपुलेशन ऑफ जीन। जो हमारा जीन होता है ना, जीन, उसके अंदर हम मैनिपुलेशन करते हैं, यानी कि थोड़ी सी तब्दीली करते हैं। ठीक है? देखिए बायोटेक्नोलॉजी को करने का मकसद ये होता है टू अचीव डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स या प्रोडक्ट्स। जो भी चीज़ें आप बनवाना चाहते हैं उनको जो है आप बनवाते हैं कुछ टेक्निक को इस्तेमाल करके। बायो के अंदर वही चीज़ हमारे पास कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बेशुमार एग्जांपल्स दे सकता हूँ मैं आपको, लेकिन मैं आपको एक सादा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। देखें ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है। आपको पता है ना, इंसुलिन जो है वो कुछ इंसानों के पैनक्रियाज से रिलीज़ नहीं होता कुछ अरसे, एक एज के बाद, तो वो फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। अच्छा, वो जो इंसुलिन के इंजेक्शन बनाए जाते हैं वो असल में बैक्टीरिया को यूज़ करके बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो बनाया जाता है। ये मिसाल की बात है, एक डीएनए है इंसुलिन का, इस डीएनए को आपने जो है वो इंजेक्ट किया किसी बैक्टीरिया के अंदर। अब बैक्टीरिया वो जानदार होता है जो सबसे ज़्यादा डिवाइड करता है, यानी अपने जैसे दूसरे बैक्टीरिया बनाता है। तो आपने ये डीएनए डाला एक में, अब ये हज़ारों बैक्टीरियाज़ कुछ ही मिनट में बन जाएँगे, और हर बैक्टीरिया अपनी खुद की कॉपी करेगा, और उसके साथ ये जो इंसुलिन वाला डीएनए आपने अंदर छोड़ा हुआ है,
उसकी भी कॉपी करेगा। तो ये बहुत सारे बैक्टीरियाज जब अ, आपस में डिवाइड हो जाएंगे तो आप इन सब बैक्टीरियाज में से जो है वो इंसुलिन निकाल सकते हैं। अब अगेन इंसुलिन क्या है? इंसुलिन आपका डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है जो आप निकालना चाहते थे, और ये जो सारा आपने काम किया है ये काम कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। सोशियो बायोलॉजी क्या होता है? वे थोड़ा ऊपर चला गया। सोशियो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? सोशल बिहेवियर। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आपस में क्या सोशल बिहेवियर है, उसको हम सोशियो बायोलॉजी में पढ़ते हैं, यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन देम्स। ठीक है, उनके आपस में क्या इंटरेक्शन है, क्या ताल्लुकात हैं। अगली जो हमारे पास ब्रांच है वो है पैरासाइटोलॉजी। अगेन पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है भाई? हर वो जानदार जो अपने फ़ायदे के लिए किसी और को नुकसान दे, वो पैरासाइट कहलाता है। जैसे कि लाइसिस बालों में जो है वो जब बढ़ जाती हैं, तो लाइसिस का फ़ायदा ये हो रहा है कि वो हमारा खून पी रही हैं, और हमें नुकसान ये हो रहा है कि हमारा खून जो है वो लॉस हो रहा है, उसकी कमी हो रही है। ठीक है, तो लाइसिस भी एक पैरासाइट से। इसी तरह जो मॉस्किटोज़ होते हैं, जो मच्छर होते हैं, वो भी अपने फ़ायदे के लिए, यानी ब्लड को सक करने के लिए हमें बीमार कर देते हैं, मलेरिया काज कर देते हैं। तो ये भी मॉस्किटोज़ भी पैरासाइट होते हैं। तो हर वो जानदार जो अपने फ़ायदे के लिए किसी और को नुकसान पहुँचाए वो पैरासाइट कहलाता है। और उसकी जो स्टडी है जिस ब्रांच में की जाती है वो है पैरासाइटोलॉजी, नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है। लास्ट दो ब्रांचेज हमारे पास बची हैं। ठीक है। जब आप एक एक टॉपिक पढ़ेंगे ना तो आपको इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको वही चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि हम असल में पार्ट्स की फॉर्म में इसको स्टडी करेंगे। तो जैसे ये अगर फर्स्ट पार्ट है तो किसी को इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन समझना है तो वो इंट्रोडक्शन तक ये वीडियो देखेगा, और अगर किसी को थोड़ा आगे पढ़ना है तो अकॉर्डिंग टू देयर टॉपिक्स वो इसको इस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फार्माकोलॉजी ये बड़ी एक बेहतरीन ब्रांच है। ये ग्रीक वर्ड फार्माकॉन से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है ड्रग, द स्टडी अबाउट द एक्शन ऑफ ड्रग्स। अब शायद ये वो ड्रग्स नहीं है जो आप सोच रहे होंगे। असल में ड्रग हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं एडिक्टिव ड्रग्स, जो कि नशे जिनको हम कहते हैं। ठीक है, लोग आपने सुना होगा ना, ये ड्रग्स लेता है फलां, इस तरह से। लेकिन दवाइयों को भी ड्रग्स बोला जाता है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये हमारे पास मेडिसिनल ड्रग्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मेडिसिनल ड्रग्स जो होते हैं वो असल में दवाइयों को कहते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है? तो ये स्टडी होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं? जो किसी भी सेल या उसके अंदर वाले हिस्सों के अंदर मौजूद हों। मतलब कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल आपको मिलता है जो किसी जानदार में या उसके सेल में या उसके सेल के भी अंदर वाली ऑर्गेनलीज में आपको मिलता है, उसको आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। और उनकी स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है वो होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है। अगेन ये जो ड्राइंग्स है ये मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। सारी चीज़ें अलग से ड्रॉ करूँगा सो दैट आपको समझ में आ जाए। ठीक है। आई होप ब्रांचेस तक समझ में आया होगा। अभी तक हम बहुत बेसिक लेकर चल रहे हैं। ठीक है। तो अब जो हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ये हमारा अगला टॉपिक है। देखिए, बायोलॉजी को कहा जाता है कि इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट, या इसी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है कि बायोलॉजी इज़ अ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। अब इसको इंटरडिसिप्लिनरी साइंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि बायो का ताल्लुक होता है बहुत सारी दूसरी साइंसेस के साथ। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताया कि बायोलॉजी भी एक साइंस है, फिजिक्स भी एक साइंस है। यहाँ पे देखें, अगर मैंने बायोलॉजी को फिजिक्स के साथ मिला दिया तो मेरे पास एक नई फील्ड बन गई जिसको मैं क्या कह रहा हूँ? बायोफिजिक्स कह रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि ये सारी की सारी जितनी भी साइंसेज है ना, इनका ताल्लुक होता है आपस में। फिजिक्स भी बायो में काम आती है, केमिस्ट्री भी बायो में काम आती है, कभी कभी मैथमेटिक्स भी काम आती है। तो इन सब का रिलेशन है आपस में, ताल्लुक है आपस में। वही चीज़, वही हमारा अभी का टॉपिक है। तो बायोफिजिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी और फिजिक्स के मिलने से ये ब्रांच बनी है। अच्छा, ये ब्रांच होती है फिजिक्स की, मेरे ख्याल से फिजिक्स 9th में पहला चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें फिजिक्स की जब ब्रांच पढ़ेंगे तो उसमें ये बायोफिजिक्स होगी। ठीक है। अच्छा, बायोफिजिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम लॉज एंड टेक्निक्स किसके? फिजिक्स के अप्लाई करते हैं ताकि हम लाइफ के प्रोसेसेस को क्या कर सकें? समझ सकें।
ठीक है, मैं आपको सादा सा मिसाल देता हूँ। हम मेडिकल की बात करें या किसी भी बड़े हॉस्पिटल की बात करें, उस हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी बड़ी मशीनें हैं ऑपरेशन वाली या कोई और, वो सारी की सारी मशीनें किस पे चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी किसकी ईजाद है? ये तो फिजिक्स की ईजाद है ना, ये मेडिकल वालों का काम थोड़ी है। तो फिजिक्स का देखो, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो हॉस्पिटल के अंदर वो सारी चीज़ें चल पाती? नहीं ना। तो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी एक फिजिक्स की जो है वो ईजाद है, जो कि बायोलॉजी के अंदर काम आ रही है। इसी तरह एक्सरे की हम बात करें, एक्सरे करने का जो मेथड है ना सारा का सारा, ये भी हमें फिजिक्स से पता लगा था, लेकिन इसको यूज़ कहाँ कर रहे हैं हम? बायोलॉजी के अंदर। तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी फिजिक्स की चीज़ें हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे लॉज हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजी के अंदर, ताकि हम ज़िंदगी को और भी अच्छे से और भी डिटेल से जो है वो समझ सकें। ठीक है। एक और फिजिक्स की ब्रांच है जिसको हम रेडियो फिजिक्स कहते हैं। इस ब्रांच के अंदर हम कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हैं टू ट्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स विद इन द ऑर्गेनिज्म। देखिए, आपने सुना होगा बॉडी के अंदर कहीं पर भी कोई भी मटेरियल हो तो वो डॉक्टर्स को कुछ टेस्ट करने के बाद पता लग जाता है कि ये मटेरियल इसकी बॉडी में कहाँ आखिर जमा हुआ है। हालांकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये एक आम इंसान को कभी भी पता नहीं लगेगा, डॉक्टर्स को पता लग जाता है। तो उनके पास कुछ मेथड्स होते हैं, इन्हीं में से एक मेथड ये होता है कि आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल करके ट्रेस कर सकते हैं किसी भी चीज़ को जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे पास सोडियम का रेडियो आइसोटोप अगर किसी की बॉडी इसको अगर यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। देखें, ये हमारी ब्लड वेसल है, हमारी नस है। हमारी नस के अंदर कभी कभी ऐसे खून जम जाता है बीच में, जिसको हम कहते हैं ब्लड क्लॉट। तो सोडियम का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ना, इसको इस्तेमाल करके हम इस ब्लड क्लॉट को जो है वो क्या कर सकते हैं? ढूंढ सकते हैं। देखें, हमारी बॉडी में कितनी सारी नसें होती हैं, हम बाहर से हमें थोड़ी पता लगेगा कि किस नस के अंदर ये ब्लड क्लॉट बन गया है और किस नस के अंदर खून जो है वो बहना रुक गया है। तो जब हम सोडियम का रेडियो आइसोटोप जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो हर रेडियो आइसोटोप अलग अलग तरह की चीज़ें हमें ट्रेस करके देता है। ठीक है। तो ये हमें ट्रेस करके देगा कि भाई फलां जगह की जो नस है उसके अंदर ये इस तरह से क्लॉट बन चुका हुआ है। तो डॉक्टर क्या करेगा, फिर उस जगह पे जाके उसको कट करके या उसकी सर्जरी करके या उसका ऑपरेशन करके कैसे भी करके वो जो चीज़ है, ये जो फॉल्ट है ये यहाँ से निकाल दें। ठीक है। इसी तरह रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग, ये वो दो प्रोसेस हैं जिनके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं, और इनसे हम किसी भी फॉसिल की एज भी मालूम कर सकते हैं। ख़ास करके ये जो प्रोसेस है ना, कार्बन डेटिंग, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है किसी भी फॉसिल की एज जानने के लिए। फॉसिल मैंने अभी आपको क्या बताया था? निशानात। ठीक है। साल की बात है कि ये किसी जानदार की जो है वो कोई हड्डी वगैरह है। तो ये हड्डी कितनी पुरानी है ये मुझे कैसे पता लगे? ये मुझे ऐसे पता लगेगा कि ये जो मेथड है ना कार्बन डेटिंग, इस मेथड की वजह से मुझे ये पता लग जाएगा कि ये जो फॉसिल मुझे मिला है ये कितना पुराना है, और इस फॉसिल की मदद से मुझे उस जानवर की एज भी पता लग जाएगी कि वो जानवर जो था वो कितने साल पहले मरा था, या उसकी टोटल जो उम्र है वो कितनी। ठीक है। तो ये सारे के सारे काम देखें, हम फिज़िक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन अपनी बायो को आसान करने के लिए। ठीक है। तो ये मतलब कि हम बायो वाले जो है ना थोड़े से ज़्यादा होशियार हैं कि हम दूसरों की मदद लेके अपना फ़ायदा कर रहे हैं। बहरहाल अ, ये देखें, साउंड वेव्स भी आपने पढ़े होंगे फिज़िक्स में। साउंड वेव्स को हम इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासाउंड करने के लिए, या कुछ हमारे पास लेज़र टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। लेज़र टेक्नोलॉजी आपके अब गुर्दे में जो पथरी हो जाती है ना, उसके लिए भी लेज़र टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। अगर तो वो डॉक्टर्स देखेंगे, अगर पथरी आपकी जो किडनी में हो गई है, वो अगर छोटी है और अगर वो ब्रेकेबल है, वो टूट सकती है, तो उसको लेज़र्स की लगा के उसको तोड़ा जाता है, और जो छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं ये टुकड़े यूरिन की फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर निकल आते हैं। ठीक है। तो ये जितने भी काम हम कर रहे हैं ये असल में फिज़िक्स की मदद से हम ये सारे के सारे काम कर रहे हैं, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगली जो हमारे पास रिलेशन है वो है बायोलॉजी का मैथ के साथ। लोग ऐसे समझते हैं कि बायो और मैथ आपस में दुश्मन है, लेकिन नहीं, दुश्मन नहीं है। कभी कभी ये मैथ भी बायो के काम आ जाती है। ठीक है। देखें, जब भी बायो मैथ के साथ मिल जाए तो उसको बायो मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं या बायोमेट्री भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो
इस रिलेशन के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, इस रिलेशन के अंदर हम डेटा कलेक्शन करते हैं, किसका, जानदारों का। और ये काम जो है वो रिसर्च में बड़ी, ये वाली जो चीज़ है बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स, ये काम आती है। ठीक है। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, अगेन यहाँ पे हमने बायो को मिला दिया केमिस्ट्री के साथ। ठीक है, बायो को मिला दिया केमिस्ट्री के साथ, तो बन गया क्या, बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स की, वो मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं या उनके सेल को जो है वो फॉर्म करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब देखें, बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं जो मॉलिक्यूल हमारी बॉडी बनाते हैं या जो हमारे सेल बनाते हैं, मतलब हमारे उनके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे ये जो एक वर्ड लिखा हुआ है, जो अगर आपको इस रेड कलर की वजह से सही से ना दिखे तो मैं आपको दोबारा हाईलाइट करवा दूंगा कि ये वर्ड देखें, ये वर्ड है बायोमोलिक्यूल्स। असल में बायोकेमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल्स एक ही बात है, मतलब कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। बायोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक इंसान की बॉडी या उसके सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। इसी तरह अगला जो हमारा रिलेशन है वो है बायोजियोग्राफी। अब अगेन यहाँ पे बायो का मतलब है लाइफ, जियोग्राफी, जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी का मतलब ये होता है कि ग्राफ की फॉर्म में स्टडी करना। ठीक है। बायो का मतलब ये रहा, बायो का मतलब लाइफ, जियो का मतलब अर्थ ज़मीन, ग्राफी का मतलब क्या होता है, ग्राफ की फॉर्म में स्टडी करके कुछ बताना, ऐसे ग्राफ बनते हैं अलग अलग। तो बेसिकली बायोजियोग्राफी के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स। मुख्तलिफ तरह के हमारे पास जितने भी जानदार हैं वो ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में जो तकसीम होते हैं ना, उसी चीज़ को हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट होते हैं किसी दूसरी जगह जाने के लिए, मतलब वो उनको रुकावट होती है, वो जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होता है, या यूँ कह लें कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है वो वहाँ पे चेंज हो रही होती हैं। ठीक है। आई थिंक इसके बाद हमारा लास्ट है बायो इकोनॉमिक्स। यस, यही है। तो ये हम पढ़ते हैं और उसके बाद इस पहले पार्ट को हम एंड करते हैं, वरना काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है। तो लास्ट हमारा जो रिलेशन है, जो कि 5 आपकी बुक में दिए गए हैं, लास्ट हमारे पास जो रिलेशन है बायो का, वो है इकोनॉमिक्स के साथ। इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है रुपया, पैसा, मईशत। ठीक है, जब भी इन चीज़ों की बात हो जाए तो उनको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। बायो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म्स। कुछ ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी कि उनका जो ताल्लुक होता है ना हमारे मुल्क की या उस खास तरह के इन्वायरमेंट की इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो कैसे, उनके अंदर से बेसिकली हम डिफरेंट तरह की प्रोडक्शंस कर सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका मीट जो है वो यूज़ किया जाता है, तो मीट प्रोडक्शन हो गया। कुछ ऐसे होते हैं जिनका मिल्क जो है वो यूज़ किया जाता है, और मिल्क से फिर अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। असल में यहाँ पे कैलकुलेट की जाती है कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू। अब ये कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू क्या होती है, मैं आपको लिख के समझाता हूँ। लेट्स से आपके पास, आपने 100 की अगर कोई चीज़ ली है, ठीक है, और उसको बेचा है 120 में, तो ये जो 100 की जिसमें आपने ली थी ये आपकी कॉस्ट वैल्यू है। और ये 120 में आपने जो बेची, ये जो 20 आपको बीच में बचा है, ये आपकी जो है वो ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारा रिलेशनशिप जो था बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ, ये क्लियर हो गया। और ये सारा का सारा हमने यहाँ तक कवर अप कर लिया है किसमें, पार्ट 1 में। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है काइंडली इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। इसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, स्टे कनेक्टेड।